समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों के शवों को नदी में फेंके जाने का दावा कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय प्रयागराज की नदियों का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुका है क्योंकि मृतकों के शव गंगा में बहा दिए गए। उनके इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बीएसपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि एक वरिष्ठ सांसद द्वारा ऐसा बयान देना देश में अस्थिरता फैलाने जैसा है। उन्होंने कहा जया बच्चन को झूठे और सनसनीखेज बयान देने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाकुंभ श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है जहां धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती। इस तरह के बयान करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी और उनके बेटे भतीजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिधूड़ी के बेटे और भतीजे लोगों को धमकाने में। रमेश बिधूड़ी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी ये लोग कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार प्रचार समाप्त होने के बाद बाहरी लोगों का क्षेत्र में रहना मना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होंगे और संगम में पवित्र स्नान करेंगे। माघ मास की अष्टमी तिथि पर पुण्यकाल में वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद वो संगम तट पर गंगा पूजन और आरती करेंगे और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पीएम मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे महाकुंभ पहुंचेंगे। वो अरैल घाट से नौका द्वारा संगम तक जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में करीब 1 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान वो स्नान, पूजा अर्चना करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2024 को उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना करते हुए गंगा आरती और पूजन किया। इसके अलावा वो 2019 के महाकुंभ में भी आए थे और तब उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उन्हें सम्मान दिया था, जो कि ऐतिहासिक क्षण बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि चंद्रिका भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी रुचि और समर्पण से इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में कार्यरत है। चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चॉन्ट एल्बम श्रेणी में जैसे ग्रैमी अवार्ड मिला। यह प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह रविवार को लॉस एंजलिस में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चंद्रिका टंडन को बधाई देते हुए लिखा, त्रिवेणी एल्बम के लिए चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड जीतने पर हार्दिक बधाई। हम उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं, चाहे वो एक उद्यमी हो, परोपकारी हो या फिर संगीत क्षेत्र में उनकी उपलब्धि हो। उन्होंने आगे कहा, ये सराहनीय है। वो भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी पैशनेट है और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे याद है कि मैंने 2023 में न्यूयॉर्क में उनसे मुलाकात की थी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 25 गुना बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहले जहां यहाँ सालाना 60 लाख लोग आते थे, अब ये आंकड़ा 16 करोड़ को पार कर चुका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में बताया कि राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या 60,22,618 थी, जो 2024 में बढ़कर 16,44,19,522 हो गई। उन्होंने बताया कि राम मंदिर जनता के लिए खुलने के बाद से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में इसमें वृद्धि होने की संभावना है। उत्तर भारत में फरवरी की शुरुआत गर्मी जैसी रही, लेकिन अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड में इजाफा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार रात हुई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई। मंगलवार को भी बादल छाए रहने और बिजली गरजने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 9 फरवरी तक बादल, बारिश और ठंडी हवाएं बनी रहने की संभावना है, जिसके बाद मौसम साफ हो सकता है। बॉलीवुड के किंग खान अपनी
दमदार एक्टिंग और शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। चाहे कोई भी निर्देशक हो, शाहरुख के लिए एक टेक में परफेक्ट शॉट देना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन जब पहली बार उनके बेटे आर्यन खान ने उन्हें डायरेक्ट किया तो शाहरुख के भी पसीने छूट गए। नेटफ्लिक्स के हाल ही में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड का ऐलान किया। इस मौके पर एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया गया जिसमें शाहरुख अपने बेटे आर्यन के निर्देशन में काम करते दिखे। वीडियो में शाहरुख को 18 रीटेक देने पड़े, लेकिन आर्यन ने कोई भी शॉट परफेक्ट नहीं माना। वीडियो की शुरुआत में शाहरुख खान जबरदस्त स्वैग के साथ एंट्री लेते हैं और डायलॉग बोलते हैं। फिल्म पेंडिंग है सालों से, लेकिन तभी से पीछे से कट की आवाज आती, कैमरे की तरफ जूम होता है और डायरेक्टर की कुर्सी पर आर्यन खान बैठे दिखते हैं। वो शाहरुख से कहते हैं, एक और टेक लेंगे सर। उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड की उन खास अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने दमदार अभिनय से भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि उनका फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उर्मिला ने महज 3 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और 1991 में बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया। उर्मिला मातोंडकर पहली बार साल 1977 में बड़े पर्दे पर नजर आई जब वो सिर्फ 3 साल की थी। उन्होंने फिल्म कर्म में काम किया था। इसके बाद वो शेखर कपूर की फिल्म मासूम में नजर आई, जिसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। हालांकि जब उर्मिला ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में एंट्री की तो वो लोगों के बीच खास पहचान नहीं बन सकी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। इस सीरीज को आगामी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां टीम इंडिया अपनी बेस्ट 11 को आजमाकर खिलाड़ियों की फॉर्म का जायजा लेंगी। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम इस सीरीज को जीतकर अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहेगी। आइए जानते हैं कि पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। हाल ही में शुभमन गिल ने बेहतरीन फॉर्म दिखाया है, जिससे उनका स्थान पक्का नजर आ रहा है। हालांकि यशस्वी जायसवाल भी टीम का हिस्सा है, लेकिन उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल किया गया। ऐसे में संभावना यही है कि पहले मैच में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा फेरबदल किया गया। 10 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, जबकि 9 नए खिलाड़ियों को मौका मिला। हालांकि ये बदलाव चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई भारतीय टीम में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हुई टीम में किया गया। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी वनडे टीम में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह टीम में 9 अन्य खिलाड़ियों को जगह दी गई। इनमें से संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने T20 सीरीज के सभी 5 मैच खेले थे। इनको पहले 3 मैचों में खेले थे, जबकि ध्रुव जुरेल और शिवम दुबे को 2-2 मैच में मौका मिला। रामदीप सिंह को T20 सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।